और आज हम लोग चर्चा करते हैं 1857 का विद्रोह। इसको अंग्रेजी में अगर बोले तो द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस विद्रोह के कारण क्या थे, इसको हमने आज 6 शीर्षकों में बांटा है। राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और सैनिक कारण। ये 6 कारण मैंने यहाँ पर दर्शाए हैं। इसके अलावा भी गौण और भी कारण हैं जिसको कि मैं यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हम अगर किसी भी एग्जाम लिखने के लिए या समझने के लिए 6 कारण पर्याप्त है। इसमें सभी को समराइज किया जा सकता है। जैसे अगर हम पहला ले राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण जो था वह यह था कि जो हड़प नीति या इसको व्यक्तिगत की नीति कहते हैं, जिसने लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। इस नीति के तहत अंग्रेजी सरकार ने कई देशी रियासतों को अपने में विलय कर लिया था, जैसे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। ये सभी जो 7 होंगे ना, 2, 2, 4, 2, 6, 7, ये 7 देशी रियासतें हैं। इसको लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिला लिया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। क्योंकि ये जो लॉर्ड डलहौजी था वह इंग्लैंड का एक संभ्रांत परिवार का था और वह अपने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को अधिक से अधिक विस्तार देना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसी नीति अपनाई कि कैसे अधिक से अधिक भारत में विस्तार किया जाए, तो कई तरह की नीति अपनाई। जैसे अगर हम देखें कि पंजाब, पीगू, सिक्किम, ये 3 जो स्टेट हैं उसको अंग्रेजों ने विजय करके अपने में जीत लिया, विजय किया। पंजाब को भी जीत लिया लड़ाई करके, सिक्किम को भी जीत लिया, पीगू मतलब बर्मा साइड में जो, उसको भी जीत लिया। और अवध को देखें तो अवध को भी 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। जबकि अवध अंग्रेजी साम्राज्य का वफादार रहा था, उसके कहने अनुसार काम कर रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। उसका एक उत्तराधिकारी बेटा भी था, बिजलिस कादिर। तो इसको कहीं विलय करने का कोई उपाय नहीं था। लेकिन इस अवध को लॉर्ड डलहौजी ने यह बहाना बना करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया कि वहां पर अव्यवस्था है, प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है। इस आधार पर उसको अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और बाकी जो स्टेट थे तो उसमें लॉर्ड डलहौजी ने यह एक प्रस्ताव पास किया कि अब आगे से जो देशी रियासत हैं, यदि उनके अपना बच्चा नहीं है, मतलब कि अगर कोई बेटा अपना नहीं है, जिसकी रगों में उनका खून नहीं दौड़ता हो, उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा और उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। और यह जो उत्तराधिकार वाला नियम था उसमें कहा कि संरक्षित राज्य और आरक्षित राज्य, संरक्षित और आरक्षित, या यूं कहें इसको कि आश्रित राज्य और रक्षित सहायक राज्य। उसने कहा कि हमें रक्षित सहायक राज्य को जीतने का, अपने राज्य में मिलाने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन जो हमारे कृपा पर जो आश्रित राज्य हैं उनको, उनमें यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई उनका बच्चा नहीं जन्म लेता है, तो हम उसको अपने राज्य में मिला सकते हैं। ये हड़प नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, और हड़प नीति लाई ही गई थी अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, एक तरह से हम देखें तो। और यह भी एक कारण था। और इसके हड़प नीति जो था लॉर्ड डलहौजी का, और जिसके तहत डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को मिला लिया, अवध को प्रशासन के आधार पर मिला लिया, पंजाब, पीकू और सिक्किम को जीत करके मिला लिया अंग्रेजी राज्य में। तो और बाकी जो देशी रियासतें थी भारत की, अब उनको लगने लगा कि हमारा भी अस्तित्व ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है, कुछ न कुछ बहाना बना करके हमारा भी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। इससे जो देशी राज्य थे भारत के, जो देशी रियासतें थी, उनमें एक खौफ, डर फैल गया और वे अब समझने लगे कि अब वो दिन दूर नहीं है कि हमारा राज्य भी अंग्रेज के अधीन हो जाएगा और हमारा पदवी, हमारा जो राज्य है वो समाप्त हो जाएगा। इस डर से भी जो देशी रियासतें थी, अंग्रेज जो
या अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध उठ खड़ी हुई, और यह भी एक कारण रहा अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का, जो 1857 में क्रांति हुई थी, इसका एक राजनीतिक कारण इसको मान सकते हैं। अगर दूसरा कारण हम देखें 1857 क्रांति का, तो उसमें प्रशासनिक कारण को हम ले सकते हैं। प्रशासनिक कारण में जैसे जो भारतीय सैनिक थे, उनको देशी रियासतों में अपनी योग्यता के अनुसार ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त करने का, इनाम पाने का, वेतन पाने का अधिकार मिलता था, अवसर मिलता था। लेकिन जब अंग्रेजी राज आई, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो गया, तो अंग्रेजों ने जो ऊंचे ऊंचे पद थे वह सब अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे। भारतीयों में को उसमें अवसर नहीं था। वे खूब से खूब यदि बहुत अच्छा काम करें तो वे सैनिक प्रशासन में सूबेदार का पद प्राप्त कर सकते थे। सूबेदार से आगे उनको जाने का अवसर ही नहीं था। और सूबेदार में जो पैसा उनको मिलता था अधिकतम, जो कहें तो 60 या 70 रुपए उनको मासिक वेतन मिलता था। इससे ज्यादा वेतन प्राप्त करने वाला पद प्राप्त नहीं कर सकते थे। सब अंग्रेजों के लिए आरक्षित था। और यदि असैनिक प्रशासन में अगर देखें तो भारतीयों को सदर अमीन के पद पर ही नियुक्त हो सकते, उससे ज्यादा बड़ा पद उनको नहीं मिल सकता था। और सदर अमीन का वेतन जो था 500 रुपए मासिक था। इससे ज्यादा वेतन उनको नहीं मिल सकता था। अधिक से अधिक योग्यता यही हो सकती थी, इससे ऊपर नहीं जा सकते थे। तो भारतीयों को लगने लगा कि अब अंग्रेज हमको एक अपना नौकर बनाना चाहते हैं, हमें ये अवसर नहीं देते हैं। तो इससे भी असंतोष फैला सैनिकों में भी, और जो कार्यरत थे लोग प्रशासन में। जैसा कि जानते हो कि सर सैयद अहमद खां, जिसमें 1857 क्रांति हुई थी, वह अंग्रेजी प्रशासन के अधीन सदर अमीन के पद पर ही कार्यरत थे, और इससे ज्यादा पद उनको नहीं मिल सकता था। ऐसे वो अंग्रेजों के हितैषी बने रहे। लेकिन और भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज हमको दोयम दर्जे को समझते हैं और हमें ऊंचा अवसर नहीं देते हैं। इससे भी असंतोष फैली। और फिर अंग्रेजों ने एक नीति लाई थी, खासकर अवध में, तालुकदारों से संबंधित। जो तालुकदार कहने का मतलब जमींदार एक तरह से कहें, तो जमींदारों से के संबंध में यह एक नीति लाई कि जिन जमींदारों को अधिक से अधिक हटाया गया, बोला कि नहीं, जमींदार परजीवी हैं, इनका कोई रोल नहीं है प्रशासन में, यह दूसरे की कमाई पर खाते हैं, पैदा तो किसान करते हैं, तो बीच में टैक्स वसूलते हैं, कुछ हमको देते हैं, कुछ अपने पास रख लेते हैं, परजीवी हैं तालुकदार, इनको हटा दें और सीधे हम टैक्स लेने का जो पट्टा है या माध्यम है, सीधे किसान से हम उसको करार करें। तो अंग्रेजों ने किसानों से सीधे अपना संबंध स्थापित किया, डायरेक्ट, और बीच में जो तालुकदार थे, जमींदार थे, उनको हटा दिया और उसके लिए कुछ बहाना बनाए गए। तो इस तरह से तालुकदारों के जब हटाए गए तो तालुकदार जो थे, जमींदार थे, उस परिवार से सैनिक भी बहुत सारे बहाल होते थे, तो उसी परिवार से, तो सैनिकों में भी असंतोष फैला और तालुकदारों में भी असंतोष फैला। तो इन लोग भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़ के भाग लिए। इसीलिए अवध में देखो, अवध में तालुकदारों को समाप्त किया गया था, इसीलिए अवध में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था, एक तरह जन विद्रोह हो गया था। और साथ ही साथ कुछ तालुकदारों को जो मिला था इनाम टाइप से, जमींदारी या कर मुक्त भूमि मिली हुई थी, या जमींदारी भी मिली हुई थी, तो उसका कुछ कागज मिला होगा, पट्टा। तो अंग्रेजों ने कहा कि जिन तालुकदारों का में जमींदारी मिली हुई है, भूमि मिली हुई है या इनाम में भूमि मिली हुई है, वो अपना अपना हमको अधिकार परीक्षा दिखाएं, मतलब कि वो वारंट्स दिखाएं, माने वह दस्तावेज दिखाएं जिसके आधार पर उनको इनाम में भूमि मिली है या उनकी जमींदारी में मिली है या किस तरह से उनको भूमि दी गई है, उसका दस्तावेज दिखाएं। अब यह दस्तावेज कहाँ से दिखाएंगे? कई सौ वर्ष हो गए थे उनकी जमींदारी मिले हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको आ रहा था, वो दस्तावेज उनके पास था नहीं। तो बहुत सारे तालुकदार अपने दस्तावेज नहीं दिखा पाए और इसीलिए उनकी तालुकदारी जब्त कर ली गई। तो ये भी जो अवध में जो बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ, उसमें तालुकदारों ने बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया, क्योंकि उनको एक तरह से कंगाल बना दिया गया। उनको आय का कोई साधन नहीं रहा, वो काम नहीं कर सकते थे, जमींदार थे, बेइज्जती होता काम करने में, भिक्षा मांगने में भी उनको मृत्यु के समान लगता था। तो कुछ कर नहीं सकते, काम कर नहीं सकते थे, सब दिन जमींदारी भोगे हैं आज, और अब बीच में जमींदारी उनको जब्त कर ली गई अंग्रेजों द्वारा, तो वो कहीं के नहीं रहे। तो बढ़ चढ़ करके उन्होंने इस जो अवसर मिला जब 1857 क्रांति का, तो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो एक भी कारण प्रशासनिक कारण था।
और अगर हम देखें आर्थिक, अगर एक 18 क्रांति का एक आर्थिक कारण भी था। ऐसे अंग्रेज कहते थे, अंग्रेज जो इतने इतिहासकार हैं, वे कहते थे कि 1857 क्रांति एक तरह से हम कहें तो सैनिक क्रांति थी, माने सैनिकों ने विद्रोह किया था, उसी पर यह जोर देना चाहते थे। और वे यह दर्शाना चाहते थे कि जनता का यह विद्रोह नहीं है, इसका एकमात्र कारण जो है सो सैनिकों में असंतोष और चर्बी वाला कारतूस ही कारण है। अंग्रेजी इतिहासकार यही मानते थे। लेकिन इसके वह कारण मुख्य कारण नहीं थे, एक कारण वो भी था, लेकिन इसके गौण बहुत सारे कारण थे। जब अंग्रेजों ने जून 1757 प्लासी के युद्ध लड़ा और बंगाल में अपना आधिपत्य स्थापित किया, तब से लेकर के 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज एजुडेंट को गोली मारी, तब तक माने जून 1757 से मार्च 1857, 100 लगभग वर्षों में जो घटनाक्रम कई तरह के हुए, वो सब मिल करके 1857 क्रांति का कारण बने थे। कोई जर्बी वाला कारतूस और सैनिकों का असंतोष केवल यही कारण नहीं थे। तो इसलिए इसमें राजनीतिक कारण, जैसे मैंने बताया, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण भी थे। आर्थिक कारण क्या थे कि अंग्रेजों ने जो भारत की भूमि सूती कपड़ों के का एक तरह से कहें तो यहीं से जन्म हुआ था। एक सूती कपड़े के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था, लेकिन अपनी नीतियों से इसने व्यापार को ऐसा मोड़ दिया कि सूती कपड़े की जननी भारत को ही सूती कपड़ों से यहाँ का उद्योग धंधे को खत्म कर दिया। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के बाद जो वहां के फैक्ट्रियों में सूती कपड़े बनते थे, उसका आयात करके भारत में पूरे बाजार को पाट दिया। और जो भारत में जो हस्तकरघा उद्योग हाथ से बुनकर सूती कपड़े बनाते थे और बेचते थे, अपनी जीविका चलाते थे, वो सबका विनाश हो गया। क्योंकि जो फैक्ट्री में सूती कपड़े बनते थे वो सस्ते पड़ते थे, हाथ में बनाने पे महंगा पड़ता था, और उनकी नीतियां भी अंग्रेजी समाज के अनुकूल था। इसीलिए भारत में उनकी नीतियों के कारण हस्तशिल्प उद्योग जितने भी थे वह तबाह हो गए और व्यापार भी खत्म हो गया। जो भारतीय व्यापार में आगे बढ़े चढ़े हुए थे, उनकी नीति, अंग्रेजों की नीतियों के कारण। और इसके कारण क्या हुआ कि जो हस्तकरघा उद्योग या हस्तशिल्प में या कुटीर उद्योग में जो लगे हुए थे कारीगर और व्यापार तंत्र में लगे हुए थे, जब उनके सब कुछ तंत्र समाप्त हो गया तो वे जाते कहां, अपने जीविका के लिए कृषि पर आ गए, कृषि करने लगे। और इससे कृषि पर बोझ बढ़ गया। अब कृषि पर बोझ बढ़ा तो बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, वो रहे तो पर भी उतना ही उत्पादन, नहीं रहे तो भी उतना ही उत्पादन, मतलब इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। उसमें कृषि से लोगों को हटा दिया भी जाए तो अगर एक कट्ठे में 5 मन हो रहा है तो एक दो चार आदमी को हटा भी दे तो उतना ही उत्पादन होगा। तो इसको कहते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी, वो रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं। तो जब ये हस्तशिल्प और व्यापार सब धराशायी हो गई तो लोग जो बेरोजगार हुए कृषि कार्य करने लगे अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो इससे भी एक असंतोष फैला और भारतीय गरीब होने लगे। तो एक इसका एक भी कारण था, आर्थिक कारण था कि भारतीय का जो उद्योग धंधे थे उसको तबाह किया गया और उसको रहने भी दिया गया। यदि यदि उसको माने कि नहीं कुछ था भी उद्योग धंधे, तो अंग्रेजी उद्योग, बड़े बड़े उद्योग थे, उसको परसिस्ट के रूप में, उसे कच्चे माल को बनाने के लिए, उसका जो और भी सब्सिडरी जो चाहिए था रॉ मटेरियल, उसको सप्लाई करने के लिए रहने दिया गया, उसको मार्केटिंग करने के लिए नहीं रहने दिया गया। तो इस तरह से आर्थिक कारण भी 1857 क्रांति का एक प्रमुख कारण माना जाता है। और अगर हम देखें तो जैसे सामाजिक कारण जो देख रहे हैं यहाँ पर, सामाजिक कारण भी है 1857 क्रांति का। तो 1857 क्रांति के लिए एक बहुत कुछ सामाजिक कारण भी थे, जैसे जाति भेद। अंग्रेज जो है अपने को सर्वश्रेष्ठ, जब भारत शुरू शुरू में तो ठीक था, लेकिन पूरे भारत पर कब्जा कर लिए तो अपने को श्रेष्ठ समझने लगे और भारतीयों को नीचा दिखाने लगे। कभी सुअर, काले, ऐसी संज्ञा देते थे, बड़े बड़े मंचों पर देते थे, बड़े बड़े अधिकारी देते थे। इसलिए भारतीयों में एक तरह से हम कहें तो हीन भावना भरने लगा और वे एक अपनी द्वयम दर्जे की स्थिति से असंतोष व्यक्त करने लगे। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जैसे जब अंग्रेज अफसर जाते थे शिकार करने के लिए, तो रास्ते में अफसर जाते थे या सैनिक जाते थे बड़े बड़े, तो इस भारतीय स्त्रियों का बलात्कार करते थे
और जब बलात्कार करते थे तो जब कोई न्यायालय में जूरी के सामने न्याय मांगने जाता था तो जो जूरी भी अंग्रेजों की थी, तो इन अंग्रेजों को, बलात्कारियों को कोई सजा नहीं देती, छोटा मोटा ऐसे ही सजा देकर के छोड़ देती थी। यह जो है सो भारतीयों को बहुत चुभता था, बहुत बुरा लगता था। एक यह भी कारण था कि भारत में अंग्रेजों की जो भारतीयों को दोयम दर्जा समझना, इनके बेइज्जती करना, यह भी एक सामाजिक कारण के रूप में 1857 क्रांति का एक कारण माना जाता है। और थोड़ा अब ज्यादा समय नहीं है क्योंकि मेरे पास सब समय 9 मिनट है, तो जल्दी जल्दी खत्म करूं। और एक धार्मिक कारण भी है, देखिए देखो धार्मिक कारण क्या था कि शुरू शुरू में जब अंग्रेज आए तो यहाँ ईसाई पादरियों को संरक्षण उन्होंने नहीं दिया, ईसाई मिशनरियों को संरक्षण नहीं दिया। लेकिन जब वे स्थापित हो गए तो ईसाई मिशनरी को उन्होंने अपने ईसाई धर्म प्रचार की छूट दे दी और ईसाई मिशनरी सैनिक छावनियों में, बाजारों में, हाटों में, मेलों में जा करके और प्रचार करने लगे। और अंग्रेज भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियों की खिल्ली उड़ाते थे, बेइज्जती करते थे और कई तरह से भारतीय धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो यह भी एक कारण था। और ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए एक कई तरह के उपाय भी अपनाया, जैसे कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने प्रावधान किया, यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़ करके, हिंदू या मुसलमान जो भी धर्म है उसे छोड़ करके यदि ईसाई धर्म या कोई भी धर्म अपना लेता है तो उसका पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब उसका पैतृक जो बाप दादे का जो धन दौलत है उस पर उसका अधिकार बना रहेगा। और पहले ऐसा नहीं था, यदि कोई धर्म चेंज कर ले तो संपत्ति समाप्त। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, जब कोई यदि धर्म परिवर्तन करता है तो उसकी संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा। तो लोगों को लगा कि अंग्रेज ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये सब नियम लगा रही है। और साथ ही साथ इनके वक्तव्य, जो बड़े बड़े अधिकारी थे अंग्रेजों के, उनके वक्तव्यों से ऐसा लगता था कि अंग्रेज भारत को ईसाई बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैंगल जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष था और उसने जो वहां के संसद में भाषण दिया, उसने कहा था मैंगल जी ने कि दैव योग से, दैव माने ईश्वर के योग से भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को मिला है ताकि ईसाई धर्म की पताका भारत के इस छोर से उस छोर तक फैलाई जाए। तो यह उनका वक्तव्य था। इससे भी लगता था कि वास्तव में अंग्रेज भारत को ईसाई देश बनाना चाहते हैं। तो इससे भारतीयों में असंतोष फैला। राजनीतिक कारण पर भारतीयों को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता था, लेकिन कोई धर्म पर इफेक्ट करता है ना, तो अंग्रेज भारतीय थोड़ा सा ज्यादा तिल मिलाते हैं। तो इससे भारतीयों को लग गया कि हमारे धर्म पर हस्तक्षेप किया जा रहा है और हिंदू रीति रिवाज को जो सो दोयम दर्जे दिखाया जा रहा है और उसकी आलोचना की जा रही है, खिल्ली उड़ाई जा रही है। तो भारतीयों के मन में विद्रोह की भावना भी पनपी। ये भी एक कारण था। और सैनिक, अगर देखें 1857 क्रांति का, तो सैनिक कारण भी था। सैनिक कारण इस तरह से कि जो सेवा शर्तें थी भारतीयों की, वह असमान था अंग्रेजों और भारतीयों की। अंग्रेजों की अच्छी वेतन मिलते थे, सेम काम करते थे भारतीय भी अंग्रेज भी, तो अंग्रेजों को अच्छे वेतन मिलते थे, उनकी अच्छी सुविधाएं थी। और भारतीयों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती थी, दोयम दर्जे की सुविधाएं थी, सेवा शर्तें अच्छी नहीं थी। यदि दूर देश में जाते थे, पहले वो अपने देश में ही काम करते थे, लेकिन अंग्रेजों के समय में उनको अफगानिस्तान, बर्मा जैसे दूर दराज सिंध जैसे देशों में जाना पड़ता था, लेकिन उनको इसके लिए अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता था। जब अंग्रेजों को मिलता था, इनको नहीं मिलता था। तो ऐसे ये सब भी मामले भी इनको भारतीय सैनिकों में एक असंतोष का कारण बना। और जैसा कि तुम जान रहे हो कि चर्बी वाला कारतूस, पहले ब्राउन बैश बंदूक उपयोग करते थे सैनिक, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने एक इनफील्ड राइफल सेना को हथियार के रूप में प्रयोग करने की शुरुआत की। और उसके जो कारतूस थे उसको उसमें डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था और उसमें एक ऊपर एक खोल लगा होता था, उसे हटाना पड़ता था। उसमें भारतीय सैनिक में यह अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है और इससे हिंदू और मुसलमानों को लगने लगा कि यह हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का एक उपाय है।
और जब यह अफवाह फैली तो भारतीय जो अंग्रेज अधिकारी थे बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ मूठ का अफवाह है। कि बाद में जब जांच हुई तो यह मालूम चला कि बुलेट शस्त्रागार जहां यह गोली बनती थी राइफल की, वास्तव में गाय की चर्बी और ये सब कुछ चर्बी का उपयोग होता था। तो यह अविश्वास, तब भारतीयों में अविश्वास की भावना दृढ़ हो गई और इसीलिए मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर जो बंगाल में है वहां पर इस गोली को राइफल को जो चलाने से इनकार किया, गोली का उपयोग करने से इनकार किया और अपने अंग्रेज एडजुटेंट को उसकी हत्या कर दी और वहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत भी मानी जाती है। तो इस तरह से हम देखें तो 1857 क्रांति के कई कारण हैं। केवल जो अंग्रेज जैसा कहते हैं कि चर्बी वाले कारतूस और सैनिक असंतोष, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके जो जून 1757 से लेकर के और 29 मार्च 1857 तक 100 का जो कार्यकाल है उसमें जो राजनीतिक जो प्रदेश रहा, प्रशासनिक प्रदेश रहा, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक, ये सब मिल करके एक ऐसा वातावरण तैयार किए कि भारतीयों में असंतोष फैला और यह विद्रोह उभर गया। ये सब मुख्य कारण है। लेकिन हम इसी को अभी नहीं मान सकते, इस पर अभी और शोध की जरूरत है, क्योंकि यदि हम मान लें कि ये सब कारण थे तो भारत के दक्षिणी राज्य विद्रोह क्यों नहीं किए? दक्षिण राज्य तो शांत बना रहा। उत्तर भारत के भी बहुत सारे पार्ट थे, वो भी इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए, जबकि कारण तो सभी जगह एक समान था, चाहे दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो। तो उत्तर भारत के कुछ भागों में जैसे कि अवध, मध्य प्रदेश, बंगाल, कुछ पहाड़, बिहार, पश्चिम बिहार, ये सब क्षेत्रों में एक जन विद्रोह के रूप में उभरा। तो क्यों उभरा? कारण तो सभी जगह समान थे। तो इस पर भी अभी रिसर्च और उसके एक अच्छे दस्तावेज आने बाकी है। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो यह सभी कारण निश्चित रूप से मुख्य कारण माने जाएंगे 1857 क्रांति। अब हम समझते हैं कि आप लोग को इसमें कोई दिक्कत होगी तो हमसे कॉल करके या टिप्पणी करके या मैसेज करके हमसे पूछ लें। धन्यवाद। ओके, आज की तुम लोग का कैसा लगा?